देखो, इससे करो चाहे उससे करो, सवाल सही होना चाहिए बेटा। मैंने दोनों तरीके इसलिए बताए क्योंकि दोनों की ही जरूरत पड़ सकती है। किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। बस ये ध्यान रखें क्योंकि बहुत ही शानदार सवाल है। इस बार क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेज हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और इसमें से हर हाल में एक सवाल नीट में पूछे जाने वाला है, ये मान के चलिए आप। जबरदस्त टॉपिक है, सभी बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना और समझना। देखो, कुछ टर्म्स हैं जो एक जैसी लगती हैं और उनमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पूछे जाते हैं, कई बार कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी पूछी जाती है, कई बार न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और कई बार बच्चों लिविंग नेचर पूछी जाती है। पहले मैं आपको बता दूं, इन चारों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एसिडिक स्ट्रेंथ से बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग नेचर, इन चारों का आंसर कैसे आता है। चारों को एक ही कॉन्सेप्ट से समझा दूंगा, चिंता ना करें, एक ही कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, सवाल खूब आता है। कई बार आप पिछले नीट के एग्जाम में ही देख लीजिए, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी पिछले 2-3 साल 4 साल के पेपर्स में देख लीजिए, आपको बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर पूछे गए हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी के कई बार पूछे गए हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये वाला तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में रखना है। अब इसको याद कर लीजिए। देखो, HI सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, HBr उससे कम, HCl उससे कम, HF उससे कम। ये तो हो गए 4 एसिड। देखो आप, हेलोजन एसिड है और इनका रीजन आपने खूब केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, कई जगह इनका रीजन आता है। ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, HI में बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, I का साइज बड़ा है, इस वजह से ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। वीक बॉन्ड होता है, H+ इजीली रिलीज हो जाती है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, RSO3H। RSO3H की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेट होता है, 3 इक्विवेलेंट कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं, यानी कि SO3 से जब H निकलता है तो माइनस का चार्ज आता है O के ऊपर, वो माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्पर्स होता है तीनों ऊपर बारी बारी से, और कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स की वजह से, यानी कि रेजोनेंस की वजह से आपको इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस मिलता है। नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन पे सेपरेट हो जाता है, बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। उससे कम एसिडिक RCOOH होता है। इसका रीजन है कि इसमें 2 स्ट्रक्चर बनती है जो इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस दिखाती है। H निकलने के बाद O पे जो माइनस आता है, वो माइनस दोनों ऑक्सीजन पे बटता है, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। H2CO3 में एक समस्या होती है। H2CO3 के अंदर क्या होता है कि ये हो गया H2CO3। अब देखो, इस कार्बन पे जब आप लगाएंगे यहां H2CO3 बनाने के बाद, तो OH लग गया, OH लग गया, CO लग गया, तो एक H जैसे निकलती है तो इस पे माइनस आता है, और माइनस क्या है कि रेजोनेंस करता है, लेकिन ये जो OH है ना, इसका पॉजिटिव इफेक्ट लग जाता है। OH एक प्लस M ग्रुप होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, या फिर ये कहूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए H2CO3 को हमने पीछे लिखा है। NH4+ इसमें और भी कम हो जाती है क्योंकि N में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो NH4+ पे वो पेयर H के जुड़ने की वजह से पेयर खत्म हो जाता है, यानी कि NH3 का प्रोटोनेशन करने से ये बनता है। यानी कि फाइनली आप इन सबको चेक कर सकते हो, ये छोटे मोटे एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जैसे इस फिनोल की बात करें तो फिनोल में भी H निकलने के बाद O पे माइनस आता है, और वो माइनस जब आता है तो बेंजीन की रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये नेगेटिव चार्ज यहां भी बढ़ता है, यहां भी बढ़ता है, यहां भी बढ़ता है, 3 जगह पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है।
अब चूंकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज का आना कोई अच्छी बात नहीं होती, इसलिए इसे बहुत ज्यादा अच्छा रेजोनेंस नहीं मानते। ठीक है, रेजोनेंस तो है, लेकिन ये RCOOH और RSO3H के रेस्पेक्ट में नॉन इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में ये थोड़ा पीछे रहता है। तो कहने का मतलब सबके पीछे सबके साथ साथ रीजन है, H2 न्यूट्रल है, इससे भी पीछे ROH आता है, तो ROH की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है एल्कोहल की, क्योंकि R का इफेक्ट लगता है। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, और इसका रीजन होता है इसका Ka। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब चेक की गई तो Ka की वैल्यू फॉर CH3 ज्यादा आती है, इस वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। इधर आइए एल्काइंस की अगर बात करें तो एल्काइंस में केवल वही एल्काइंस ज्यादा एसिडिक रहती है जो 1 एल्काइन होती है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर वाले कार्बन पर होता है, तो वो एसिडिक मानी जाती है। अब देखो ये एसिडिक हो गई क्योंकि इस पे C के ऊपर H लगा हुआ है, कॉर्नर वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से sp हाइब्रिडाइज हो गया, sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो मैं ये चीजें समझाने नहीं आया हूं आपको, ये तो आपको आता है, मैंने बस वैसे ही आपके सामने रखा। अब करना क्या है आपको, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हमेशा के लिए दिमाग में फीड कर लीजिए। मैं सबके रीजन तो मैंने आपको बता दिए, रीजन तो सबके हैं आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको रट डालो आप, इसको रट लीजिए हमेशा के लिए कि HI, HBr, HCl, HF, RSO3H, RCOH, H2CO3, NH4+, HCN, फिनॉल, HOH, ROH, इसके बाद एल्काइन, अमोनिया, एल्कीन, H2। देखो एक और ले सकते हो आप, यहाँ एल्केन को भी ले सकते हो, RH, और फिर H2 लिख दीजिए। एल्केन की एसिडिक स्ट्रेंथ को भी ले लीजिए, H2 सबसे पीछे कर दीजिए। यहां तक क्लियर हो गई। इन सब का इस्तेमाल आपको कई जगह करना पड़ेगा, कई जगह होगा, और ये मान के चलिए कि इस ऑर्डर से आपको एक सवाल, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पे आए, चाहे वो बेसिसिटी के बेस पे आए, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे आए, चाहे वो लिविंग नेचर के बेस पे आए, वो किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन आएगा इसमें से एक सवाल। ये मान के चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझाता हूं आपको अगली चीज। एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद दूसरी चीज मैं आपके सामने ला रहा हूं, बेसिसिटी। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी बेसिसिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सपोज दैट आपसे कहा जाए कि बताइए भैया I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, इन चारों की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है। तो ध्यान रखना, अगर ये ऑर्डर आपको याद है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है, तो सबके एसिड बना के सोचो मन में, यानी कि ये सब कॉन्जुगेट बेस हैं, सबके एसिड बनाओ, H प्लस जोड़ जोड़ के एसिड बनाओ, क्योंकि H निकलने के बाद ही तो ये कॉन्जुगेट बेस बने हैं ना। तो सब में H जोड़िए, तो ये तो बनेगा HI, ये बनेगा HBr, ये बनेगा HCl, ये बनेगा HF। तो HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए I माइनस की बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, और आराम से आपका आंसर आ जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर आपको तुरंत मिल जाएगा। सपोज दैट मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर चाहिए, भाई किस किस की बेसिसिटी का चाहिए, वो कह रहा है कि मुझे RSO3 माइनस, RCOO माइनस, HCO3 माइनस, NH3OH माइनस। चलो इतना लिख लेते हैं कि भाई इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। तो बेसिसिटी का ऑर्डर का सीधा सा तरीका है मेरे बच्चों, मैं वापस बता रहा हूं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका रिवर्स कर दीजिए। इन सब के एसिड सोचो दिमाग में, इनके एसिड कौन है, तो पता लगा कि भाई इसका एसिड तो है RSO3H। मतलब ये किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे कि किसका कॉन्जुगेट बेस है। अरे भाई उसमें से प्रोटॉन निकल के तो ये बना होगा ना, तो प्रोटॉन जोड़ लीजिए ना इसके ऊपर, आपको पता लग जाएगा ये किसका बेस है। ये RSO3H का बेस है, ये RCOH का कॉन्जुगेट बेस है, ये H2CO3 का है, ये NH4+ का है, ये H2O का है। आप देख लीजिए ना, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपने याद कर ही रखा है। तो जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, इसमें आपने सबसे ज्यादा एसिडिक इसको माना था, RSO3H को। देखो RSO3H ये रहा, RCOH ये रहा, तो जो ज्यादा एसिडिक था जिसका एसिड, उसकी कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी।
अब चलते जाओ और देखो ये आ गया H2O। H2O को आपने सबसे कम एसिडिक माना था, इसलिए H2O से जो कॉन्जुगेट बेस बना उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो गई। तो एसिड से कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी का ऑर्डर निकाला जा सकता है। मैं एक और सवाल आपको देता हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए और आपके सामने कुछ एग्जांपल आ गए। सपोज दैट CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, NH2 माइनस, एक आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, एक आ गया CH3 माइनस, एक आ गया H माइनस। घबराने का नहीं बेटा, घबराने का तो मतलब ही नहीं है। सबका सीधा सा तरीका, फिर से मुझे इन कॉन्जुगेट बेसिस की बेसिसिटी का ऑर्डर चाहिए। मैं भी आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी भी समझाऊं, देखते रहे। बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे निकालना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सारे के सारे कॉन्जुगेट बेस में प्रोटॉन ऐड कर करके उनके एसिड बनाओ दिमाग में। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH से आया है, ये NH3 से आया है, ये एथीन से आया है, ये मेथेन से आया है, ये H2 से आया है। दैट्स क्लियर। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या था कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ में इसका जो एसिड था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो लो भाई इसकी बेसिसिटी सबसे कम और सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी हो गई। देखते रहो देखते रहो। एनी डाउट? एक सवाल। अब दूसरा सुनिए, इसी पे बेस्ड दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। देखो बच्चों, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों एक जैसे ही रिएजेंट के द्वारा दिखाई जा सकती है। बेसिसिटी में कॉन्जुगेट बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, हो सकता है। मतलब दोनों का तरीका एक जैसा ही है, बस फर्क इतना सा है, इस पे प्रोटॉन जुड़ती है, प्रोटोनेशन करते हैं अपन और इसका बेसिक स्ट्रेंथ पता लगा लेते हैं। इसी तरह इसका अटैक कराते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल पे, तो न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इलेक्ट्रोफाइल पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो अटैक किस रेट से हुआ है, इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी का पता लगा लेते हैं। ध्यान रखिए, इसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस नॉट इंपोर्टेंट, स्टेरिक हिंड्रेंस नॉट इंपोर्टेंट इन बेसिसिटी, बट स्टेरिक हिंड्रेंस इंपोर्टेंट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी, इंपोर्टेंट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। बात को वापस सुन लीजिए। बेसिसिटी के ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हिंड्रेंस का, सीधा सीधा एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा करो और बेसिसिटी आ जाएगी, सीधा सीधा एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा करो बेसिसिटी आ जाएगी। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते टाइम आपको थोड़ा सा सोचना है। देखो दोनों का ही मतलब एक ही है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। ये भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, जितना इलेक्ट्रॉन ये दे पाएगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा इतनी ही ज्यादा इसकी बेसिसिटी होगी। मतलब दोनों में एक ही चीज की है और वो है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन दे दे कैसे, जैसे अब यहां प्रोटॉन आ रहा है तो आए हुए प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे दे, ये किसी के पास जा रहा है तो ये जिसके पास जाए उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगी, इसकी बेसिसिटी आ जाएगी। तो इसमें हिंड्रेंस काम नहीं करता, लेकिन उसमें हिंड्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, बस थोड़ा सा। अब सुनना बेटा, बेसिसिटी को आप न्यूक्लियोफिलिसिटी के प्रोपोर्शनल रखना। बात को सुने अब आप, बेसिसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आप हमेशा प्रोपोर्शनल रखना, लेकिन बस एक जगह ध्यान रखना। क्या? जब भी हिंड्रेंस लग जाए, अगर हिंड्रेंस कहीं काम कर रहा हो, अगर साइज में जबरदस्त चेंज आ रहा हो, तो फिर आपको बेसिसिटी के ऑर्डर से न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर को उल्टा करना है। बात को वापस सुने, इफ स्टेरिक हिंड्रेंस नॉट अप्लाई, तब तो आपको बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी
इक्वल रखनी है, सेम ऑर्डर रखना है। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस अप्लाई हो रहा हो तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी को बेसिसिटी से थोड़ा उल्टा कर देना। अब बड़ा सवाल कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें हिंड्रेंस लग रहा है या नहीं? मैं सिखाऊंगा ना आपको, मैं बताऊंगा ना आपको। आपने बहुत जगह न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पढ़ी होगी, दुनिया भर के रूल पढ़े होंगे, ऐसे करे तो ये, ऐसे करे तो वैसे, ऐसे करे तो ऐसे। आपको कुछ नहीं करने का, आपको बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, तो ये तो मान के चलिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जितने ज्यादा पॉजिटिव ग्रुप्स लगे होंगे उतनी ही ज्यादा होगी। या फिर ये कह दीजिए जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी उतनी ही ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये तो फिक्स है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कई बार कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा हुई है या नहीं हुई। ये कैसे पता लगेगा? तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। आप तो सिंपल सा तरीका यूज करना, आप सीधा सीधा जब भी आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालनी हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे करना क्या चाहिए, तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए मैं इसी सवाल को वापस ले रहा हूं। पहला सवाल दिख रहा है सबको? मैंने कहा ना कि कैसे पता लगेगा स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है या नहीं। दो ही जगह हिंड्रेंस देखना है आपको, दो ही तरह से हिंड्रेंस लग सकता है। पहला तरीका, अगर आपके सामने किसी न्यूक्लियोफिलिक एटम के ऊपर लगी हुई कार्बन चेन की डिग्री बदल रही हो, अगर किसी न्यूक्लियोफाइल पे लगे हुए कार्बन चेन की डिग्री बदल रही हो, 1 डिग्री कार्बन लगा हो, 2 डिग्री कार्बन लगा हो, 3 डिग्री कार्बन लगा हो, तब तो समझ जाना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी उल्टी करनी है। दूसरा सुनिए, जब कभी आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, पीरियडिक टेबल के अंदर से कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल उठाए गए हों जिनमें ऊपर से नीचे जाया जा रहा हो। ऊपर से नीचे जाने का मतलब समझ रहे हैं ना? ऊपर से जब पीरियडिक टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, तो समझ जाना हिंड्रेंस अप्लाई होने वाला है। कैसे करना है मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपको मिला क्या, I माइनस, मैं सीधा ऐसे लिखता हूं, HF HCl HBr HI, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। एक ही बार में समझा दूंगा, घबराएं नहीं। सवाल आ गया आपके सामने। पहला सवाल, इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। हाँ साहब बता देंगे, रट रखा है हमने, पता है हमें। HF की सबसे कम होगी, HI की सबसे ज्यादा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी I की कम हो रही है, साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड वीक हो रहा है, बहुत सारे रीजन है और इस वजह से H+ इजीली रिलीज हो जाती है। लो सर लो, ये लो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। पहला क्वेश्चन खत्म, घबराना नहीं, देखते रहो आप। दूसरा, बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए। बेसिसिटी का ऑर्डर बता देंगे, क्या दिक्कत आ रही? बेसिसिटी के ऑर्डर में हमें कुछ नहीं करना, स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई लेना देना होता नहीं है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उससे उल्टा कर देते हैं तो बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाता है। ये लो बाबू, समझना, घबराना नहीं है बिल्कुल। तीसरा सवाल, मेरा बच्चों देखते रहना। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। क्या मतलब होता है इसका? यही मतलब। अरे लेकिन भैया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे बता दें? न्यूक्लियोफिलिसिटी में तो स्टेरिक हिंड्रेंस अप्लाई होता है, सर ने बताया था। तो
तो फिर आप मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर में सॉल्वेंट कौन सा लिया है, किस सॉल्वेंट में बताऊं, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन सोल्वोलाइसिस नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सोलवेंट क्या लिए बताना पड़ेगा, उससे पहले मैं बता नहीं सकता आपको। तो मैंने कहा कि पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में बताइए। देखो जब तक पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में आपसे ऑर्डर पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तब तक तो जो ऑर्डर बेसिसिटी का है वो का वही ऑर्डर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी रखना है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपसे इन पीपीएस पूछा जाए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछा जाए, तो बस आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को बेसिसिटी से उल्टा कर देना है। जो ऑर्डर बेसिसिटी का था उसको रिवर्स कर दीजिए। अब सबसे कम तो हो जाएगी किसकी, इसकी, और सबसे ज्यादा हो जाएगी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। ध्यान रखें बेटा। अब देखो चक्कर पड़ गया होगा थोड़ा सा कि सर ये पीएएस क्या होता है, पीपीएस क्या होता है। देखो पीएएस क्या होता है, पीएएस का मतलब है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि जो पोलर तो हो लेकिन उसमें एफ ओ या एन जैसे एलिमेंट पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर डायरेक्ट एच ना जुड़ी हो, वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएंगे। जैसे ईथर हो सकता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यानी टीएचएफ हो सकता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो सकता है, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड हो सकता है, ऐसे सारे, क्राउन ईथर हो सकता है, कोई साइक्लिक ईथर ऑक्सीरेन जैसा कोई हो सकता है। ऐसे सारे के सारे सॉल्वेंट जिनमें FON पर डायरेक्ट H नहीं होती है वो सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस दे रखी हो तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को प्रोपोर्शनल ही रखना है। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा हो, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है जो पोलर भी हो और प्रोटिक भी हो, यानी FON से जिनमें H डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, ये पोलर प्रोटिक होते हैं। जैसे H2O हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, एसिड हो सकता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। इनकी प्रेजेंस में आप बेसिसिटी को उल्टा कर देना, न्यूक्लियोफिलिसिटी को बेसिसिटी से उल्टा कर देना। सर समझ नहीं आया, वापस बताइए, मैं वापस बताता हूं। मैं वापस बता रहा हूं, जब तक ग्रुप में ऊपर से नीचे नहीं जा रहे हों और वो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तब तक बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को प्रोपोर्शनल ही मानना है। वापस, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही मानना है। जब ऊपर से नीचे ग्रुप में जा रहे हों वो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तब आप बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को एक दूसरे से उल्टा कर देना। बाकी सब जगह जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मान लेना। फिर से सुनना, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल या पैरेलल लेके चलना है। अगर ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में आप पीपीएस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके चल रहे हो तो मेरे बच्चों उस टाइम बेसिसिटी के ऑर्डर को उल्टा कर देना। पीपीएस में बेसिसिटी के ऑर्डर को उल्टा करने से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाता है। फिर से देखिए, मैंने कहा OH माइनस, SH माइनस, जगह बनाते हैं थोड़ी सी, एक लाइन हटा दी SCH माइनस, TEH माइनस। आपको बताना है, अब इसमें क्या क्या बताना है सुनना। पहली चीज,
बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, बिना किसी एक्सेप्शन के। बेसिसिटी का ऑर्डर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है उससे उल्टा होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है इन पीएस। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है इन पीपीएस। समझ में आ रहा है? मेरा सवाल है कि इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। आइए, बेसिसिटी का ऑर्डर बताने का सीधा सा तरीका है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए, और वो तो तुम्हें आना भी चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ तो तुम सीखते हो एम इफेक्ट आई इफेक्ट के अंदर, तो उसको तो आप रोक ही नहीं सकते ना, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा यार। जब वो एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हें आती है तो फिर बेसिसिटी में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप सबके एसिड बनाओ प्रोटॉन ऐड कर करके, इसका एसिड HOH, इसका एसिड H2S, इसका एसिड H2SE, इसका एसिड H2TE, सबके एसिड लिख दिए मैंने। आप चाहो तो ऐसे लिख दीजिए, H2O, H2SH, H2SE, H2S, H2SE, H2TE। आप कैसे भी जैसे चाहो वैसे लिख दीजिए। अब बताइए, ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। तो जब सबसे ज्यादा एसिडिक H2TE है तो भैया बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? OH माइनस की। उससे कम, उससे कम, सबसे कम। पहली बात क्लियर हो गई। PAS में अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछ रहा है तो वही ऑर्डर रहेगा जो आपने बेसिसिटी का ऑर्डर लिखा था, कोई चेंज नहीं करना है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी पीपीएस जब पूछी जाए तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर था उससे अब उल्टा कर देना। ये आपका आ गया किसका ऑर्डर? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पीपीएस में। लेकिन सर जब सवाल में कुछ बोले ही नहीं, तो अब पीछे एक नीट के पेपर में आया था, उसमें FCl Bri माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा था और हमसे कहा ही नहीं था कि किस सॉल्वेंट में बताना है। जब इन क्वेश्चन not given about any solvent, then we can assume polar protic solvent। जब कुछ ना बोले सवाल तो आप उसे पोलर प्रोटिक मान के इस तरह से कर देना। बार बार सुना रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, इससे इजी तरीका नहीं मिलेगा। सुन लो, बेसिसिटी के ऑर्डर ही न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर मानने हैं। सिर्फ कब बदलना है? जब पीपीएस में ऊपर से नीचे आप जा रहे हो तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बेसिसिटी से उल्टा कर देना। अच्छा सर, इनमें बताना, देखें जैसे इसमें बताना, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? आप बताइए मुझे, यहां सब पे माइनस कहां लगा हुआ है, चेक करके बताइए। सर यहाँ तो सब O O O, इधर N पे माइनस नहीं है लेकिन N पे लोन पेयर है, इधर O, सब पे एक ही एटम है, लगभग एक। मतलब कहीं आप ऊपर से नीचे तो नहीं जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप के अंदर? नहीं नहीं, ये तो सब एक ही पीरियड के हैं, लगभग सब एक ही पीरियड के। सर देख लिया, कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, एक ही पीरियड के। जब एक ही पीरियड के हैं, आप ऊपर से नीचे नहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या बताया था मैंने? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बेसिसिटी के प्रोपोर्शनल ही रखना है। जो ऑर्डर बेसिसिटी का है वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी हो जाएगा। इसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मान लीजिए आप, कोई चेंज नहीं करना। यही बेसिसिटी का है और यही न्यूक्लियोफिलिसिटी का है। सर एक बार वापस बताइए, वापस लो, वापस लो, वापस लो, सब कुछ भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो सब, एक बार वापस। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, मेरा सवाल, अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स according to increasing order of their nucleophilicity। मैं कुछ न्यूक्लियोफाइल दे रहा हूं,
जिनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में। समझना समझना। आपसे कहा कि भाई एक तो है मेरे पास फिनॉक्साइड आयन, एक है मेरे पास OC2H5 माइनस आयन इथॉक्सी, एक है मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और एक है मेरे पास NH2 माइनस, और एक और लिख देते हैं, जगह है अपने पास CH3 माइनस। कुछ नहीं करना है, मैंने बताया वही करना। सुनो, अब ये सवाल आ गया, अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, हाँ साहब सब न्यूक्लियोफाइल है, सब जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो न्यूक्लियोफाइल, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है वो दे सकते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। सबसे पहला काम आपको चेक करना है कि इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है। बेसिसिटी, बेसिसिटी में तो क्या है सर, बेसिसिटी में तो आपने बताया था ना, सबके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक कर लीजिए। तो भाई ये तो है फिनोल, फिनोल से बना है, ये एथेनॉल से बना है, ये एसिटाइलिन से बना है, ये अमोनिया से बना है, ये मिथेन से बना है। गौर से देखो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन था, फिनोल, उसकी बेसिसिटी सबसे कम, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, देखो, और इससे ज्यादा इसकी, और इससे ज्यादा इसकी। देखो भैया CH3 CH4 एल्केन से बना है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। लेकिन सर न्यूक्लियोफिलिसिटी का पूछा है। रुको बेटा, रुको बेटा, लगाओ अपना वो एक लाइन का कॉन्सेप्ट, बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाने का, सिर्फ वो एक लाइन का कॉन्सेप्ट। जब तक मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे नहीं जाऊंगा पीपीएस में, तब तक मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को प्रोपोर्शनल ही मानूंगा। जब तक मैं किसी ग्रुप में पीपीएस सॉल्वेंट में ऊपर से नीचे नहीं जाऊंगा, तब तक मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को बेसिसिटी के प्रोपोर्शनल मानूंगा। तो बेटा मान लेना, ले ये ले, कुछ भी नहीं करना तुझे, हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर। वापस मेरा बच्चा, तुम्हें समझ तो आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? आ रहा है? फिर से देखो, NH2 माइनस, PH2 माइनस, ASH2 माइनस, SbH2 माइनस। क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मुझे इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर चाहिए। देखो भैया, बेसिसिटी के ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका उल्टा कर दीजिए। मैंने सबके एसिड सोचे दिमाग में, और एसिड सोचे तो पता लगा कि भाई ये तो मोनिया से बना है, ये फॉस्फीन से बना है, ये आर्सीन से देखो ना भाई, सबको बना दिया मैंने, सब पे प्रोटॉन जोड़ जोड़ के बना दिया, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ये मैंने लिख दिया। अरे यही करोगे ना आप, HF से HCl की ज्यादा ऊपर से नीचे बढ़ाते ही तो HI की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मानते हो, इसकी भी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। हाइड्राइड ही तो है सबके सब, ये सब नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, फास्फोरस का, ये आर्सेनिक का, ये एंटीमनी का, सब हाइड्राइड हो गए, तो सबके ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ा हुआ ऑर्डर था उसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो बेटा, बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे तो बस थोड़ा सा देखना कि ये PAS में पूछ रहा है या फिर PPS में पूछ रहा है। NH2 माइनस PAS में सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा, और फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी।
जो ऑर्डर बेसिसिटी का था वही ऑर्डर मैं पीएएस में लेके चलूंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, और जैसे ही पीपीएस पूछेगा मैं इस ऑर्डर को उल्टा कर दूंगा। एक्चुअली पीपीएस में होता क्या, लग तो हिंड्रेंस ही रहा है, इसमें सब में हिंड्रेंस लग रहा है। जहां भी पीपीएस में क्या होता है कि जो छोटा साइज का आयन होता है वो बड़ा साइज में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा साइज बड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ऊपर वाला है ये साइज में बड़ा हो जाएगा जब पीपीएस में आप डालोगे, तो पीपीएस में डालने के बाद ये साइज में बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा ये ऊपर ही ऊपर वाला तो सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो छोटा साइज था ना, एन छोटा साइज था, लेकिन पीपीएस में जाने के बाद खिंच के बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो हिंड्रेंस ज्यादा आ जाएगा, हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, यूं ही आंसर आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को हमेशा प्रोपोर्शनल मानेंगे। सिर्फ ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर किसी ग्रुप में कोई ग्रुप के आपको एनायन दे दे, न्यूक्लियोफाइल दे दे, तो ऊपर से नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी पीएएस में तो वही रखनी है जो बेसिसिटी है, और पीपीएस में बेसिसिटी से उल्टी करनी, अदरवाइज हमेशा आपको ये करना है। एक और चीज बता दूं बस मैं, एक और एग्जांपल, CH3CH2O माइनस, CH3CHO माइनस, CH3CCH3CH3O माइनस। मेरा सवाल है, इन सब की मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर चाहिए। अब भाई बेसिसिटी का चाहिए तो आपको बता रखा है मैंने, बेसिसिटी का चाहिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का उल्टा कर दो। सबके एसिड बनाए मैंने, ये इथाइल अल्कोहल से बना है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बना है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से बना है। प्लस आई इफेक्ट देखो, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें लगा हुआ है, आप खुद देख लो। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो ये वाला अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल। क्यों भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे ही तो बनाओगे आप इसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां प्लस आई कम है इसलिए ज्यादा एसिडिक है, और यहां प्लस आई देखो थोड़ा बढ़ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई, यहां और भी कम हो जाएगी। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उससे उल्टा तो करना है बेसिसिटी का ऑर्डर। देखो भैया, सबसे ज्यादा एसिडिक था, सबसे कम बेसिसिटी हो गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। तो मैंने आपको बताया था कि दो जगह करना है, एक तो ऊपर से नीचे ग्रुप में अगर पीपीएस में जा रहे हो तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से उल्टी करनी है, और एक जब किसी न्यूक्लियोफिलिक आयन पर एटम पर जुड़े कार्बन्स की डिग्री बदल रही हो तो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से उल्टी करनी है। अब आपका जो ऑर्डर बनेगा, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो बेसिसिटी से उल्टी चलेगी। यहां सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल ये वाला रहेगा। दोनों कॉन्सेप्ट आ गए हैं आपके सामने, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑलवेज। दो कंडीशन छोड़ दीजिए। इफ पहली कंडीशन, डिग्री आर डिफरेंट ऑफ कार्बन चेन, अगर डिग्री डिफरेंट हो रही हो, आप देखो यहां 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ था, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से उल्टी कर देना। दूसरा, जब ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से जब नीचे जा रहे हो पीपीएस में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से उल्टी कर देना हमेशा, नहीं तो आपको बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल ही लेकर चलनी है। एनी डाउट? मान लीजिए अब भी समझ में नहीं आया, तो फिर है ना एक काम करो, न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
टेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर ले आओ। ये कॉन्सेप्ट है और जो मैंने बताई वो ट्रिक है। ये कॉन्सेप्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि किस न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है आपको उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। वो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं दोनों तरीके बता। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसमें बच्चा जज नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को, और ये ट्रिक है। इसमें डायरेक्ट करना होता है, ज्यादा सोचना और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो हो जाता है। एक और एग्जांपल, कई बार आपको ऐसे भी मिलेंगे कि भाई HOO माइनस और OH माइनस किसकी ज्यादा होगी बेसिसिटी? इसकी। NH2NH माइनस और NH3 माइनस किसकी ज्यादा होगी? इसकी। यानी कि जब दो दो एटम एक जैसे दिखे आपको, इसमें एक ही होता है, इसमें दो आ गए, इसमें एक एन था, इसमें दो आ गए, तब भी आप क्या करना, जिनमें ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी उन्हीं में ज्यादा होगी, इसलिए बेसिसिटी भी उसकी ज्यादा कर देना, और वही प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उसकी ज्यादा कर देना। तो कितना इजी है ना, कुछ नहीं करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको करना ही है, याद ही करना है, क्योंकि एम इफेक्ट में भी काम में आता है, आई में भी काम आता है। ये ऑर्डर तुम्हें रटना है किसी भी हाल में। देखो मैंने जो ट्रिक बताई उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे एक ही सवाल नहीं होगा, उससे कई सवाल हो जाएंगे। उससे देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल हो जाएंगे, बेसिसिटी के हो जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी के हो जाएंगे, और एक और बता दूं मैं, लिविंग नेचर के हो जाएंगे। अब ये लिविंग नेचर क्या है ये और बताने वाला हूं। एक ही कॉन्सेप्ट से सारे हो जाएंगे, और क्या चाहिए? नहीं बैठता है दिमाग में तो आप ऐसे कर लो, मैं तो ऐसे भी समझाता हूं। क्या क्या समझाता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ग्रुप्स, प्रोपोर्शनल टू 1 by नेगेटिव ग्रुप्स, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। लो ऐसे कर लो, आपको ऐसे अच्छा लगे तो ऐसे कर लीजिए, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या आप वास्तव में जज कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को? नहीं कर पाते। तो कितना इजी है कि आप डायरेक्ट करें कि एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा करते बेसिसिटी आ गई, और बेसिसिटी का ऑर्डर ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है हमेशा। बस न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर दो जगह बदलना है, एक तो ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में जा रहे हैं पीपीएस में तो बदल देना, और एक किसी कार्बन चेन में डिग्री बदल रही है तो बदल देना, बस। अदरवाइज जो बेसिसिटी है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी। इट्स ओके। अब मैं आपको लिविंग नेचर वो बता दूं। देखो अब इससे फायदा क्या होगा, एक और चीज हो जाएगी आपकी, लिविंग नेचर। लिविंग नेचर होती क्या है सर, ये तो बता दो भाई। जैसे मैंने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कराई, एक्वस KOH ने इस पे अटैक किया, X को हटाया और OH लगा दिया, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। इसके हटने की टेंडेंसी को ही इसकी लिविंग नेचर कहते हैं। भाई साहब अगर ये गधे की तरह अड़ जाता कि मैं तो नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा, तो फिर एक्वस KOH कैसे रिएक्शन करता? आप किसी बेस से या किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएं और हटने वाला हटने का नाम ही नहीं ले, तो फिर कैसे रिएक्शन पॉसिबल होगी? तो हटने वाले पे भी तो डिपेंड करता है ना कि वो हटना चाहता है या नहीं, ये लीव करेगा कि नहीं इसको। तो लिविंग नेचर इसकी कैसे देखें? मान लीजिए यहां RF की जगह RX की जगह F होता, X की जगह यहाँ Cl होता, X की जगह यहाँ Br होता, X की जगह यहाँ I होता, और आपसे पूछा जाता है कि अब बताओ मैं इन चारों की रिएक्शन KOH से करा रहा हूं बारी बारी से, बताना देखे कौन जल्दी रिएक्शन करेगा। अब सब में R तो कॉमन है, हैलाइड बदल रहे हैं, KOH रिएक्शन कर रहा है। अब KOH F को हटा के OH लगाएगा, Cl को हटा के OH लगाएगा, Br हटा के OH लगाएगा, I हटा के OH लगाएगा। कैसे हटेगा, कैसे, कौन जल्दी हटेगा, कौन बताएगा? लिविंग नेचर बताएगी, लिविंग नेचर ये बताएगी। अब कमाल भाई गॉड, लिविंग नेचर बताएगी। कहां से आएगी लिविंग नेचर?
लिविंग नेचर प्रोपोर्शनल 1 बेसिसिटी। हो गया काम। ले तेरा लिविंग नेचर का आंसर भी इससे आ जाएगा। और ये सवाल खूब आया है भाई साहब, खूब आया है, खूब पूछा जाता है। आप बताना कि भाई इनमें सबसे ज्यादा कौन रिएक्शन करेगा, जिसका लिविंग नेचर ज्यादा हो। और लिविंग नेचर किसका ज्यादा होगा? जिसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। और बेसिसिटी सबसे कम किसकी होगी? ले फिर मैं रिपीट कर दूं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी होगी और सबसे कम बेसिसिटी इसकी होगी। दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर। एसिड की स्ट्रेंथ का उल्टा और बेसिसिटी का उल्टा लिविंग नेचर का ऑर्डर आएगा। यानी कि लिविंग नेचर F माइनस की सबसे कम, Cl माइनस की उससे ज्यादा, Br की उससे ज्यादा, I की सबसे ज्यादा। मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज हैलाइड्स, RF सबसे कम, RCl उससे ज्यादा, RBr उससे ज्यादा, RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर दिस रिएक्शन। जब मैं SN1 SN2 के क्वेश्चन उठाऊंगा ना, तब मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। हाल फिलहाल देखिए, एक ही चीज से चार चीजों का पता लग रहा है एक ही कॉन्सेप्ट से। और कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। Basicity proportional to nucleophilicity if steric hindrance not apply. Basicity inversely proportional to nucleophilicity if steric hindrance apply. Leaving nature proportional 1 by basicity. एक बार और रिपीट करूंगा, लास्ट मैं कह रहा हूं, अगर ये बैठ गया ना दिमाग में, तो आपके एक भी सवाल इनमें से कोई भी बनता है तो गलत नहीं होगा। वापस सुन लीजिए, कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों में ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ही होती है इनमें। बस फर्क इतना सा है, जब दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो फिर दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, बिल्कुल सेम होते हैं। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर सेम होते हैं। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हिंड्रेंस लगता है न्यूक्लियोफिलिसिटी में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करके किसी और पे जाता है ना, किसी और पे जाके अटैक करता है, तो उसके हिंड्रेंस का इस पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो अगर हिंड्रेंस अप्लाई हो रहा है तो बस आपको बेसिसिटी को न्यूक्लियोफिलिसिटी से उल्टा, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बेसिसिटी के ऑर्डर से उल्टा लिख देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और लिविंग नेचर बेसिसिटी से उल्टी आएगी, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, विदाउट एनी एक्सेप्शन चलेगा, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां मैंने बताया, मतलब लिविंग जब हिंड्रेंस लग रहा हो तो ये करना, नहीं लग रहा हो तो ये करना। और हिंड्रेंस कब कब लगता है ये मैंने बता दिया, एक तो ऊपर से नीचे पीपीएस में जाते हैं तब लगता है, और एक डिग्री बदल रही होती है तब लगता है, कार्बन चेन में डिग्री बदल रही होती है। बस ओके बच्चों, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। दूसरा तरीका न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालने का या बेसिसिटी निकालने का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ग्रुप्स। आपको ये समझ नहीं बैठता है तो इससे करें। देखो, इससे करो चाहे उससे करो, सवाल सही होना चाहिए बेटा। मैंने दोनों तरीके इसलिए बताए क्योंकि दोनों की ही जरूरत पड़ सकती है। किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। बस ये ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही शानदार सवाल है, इस बार क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेज है। नमस्कार।